और वर्क वीजा एक बड़ा मुद्दा चलता है H1B वीजा का। कौन सा वीजा है? H1B वीजा का इशू जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा चलता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो इसमें वो है नीति है वो थोड़ी कठोर है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि सब ये H1B वाले जो है इनको थोड़ा कम किया जाए। अमेरिका वाले खूब सारे वीजा देते हैं, लगभग 85,000 85,000 के करीब वीजा है ये पूरी दुनिया को, और उसके अंदर से सबसे ज्यादा इस वीजा का लाभार्थी कौन है? भारत। कि भारतीय जो है इस चक्कर में वहां पर चले जाते हैं और वो वीजा लेकर काम करते हैं। तो पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी 2016 से लेकर 2020 तक, तो उनका रुख जो है वो इसके प्रति काफी ज्यादा कठोर था कि H1B के नियम जो उनको और ज्यादा कठोर बनाया जाए, कि H1B मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाना चाहिए, इसके नियमों को और ज्यादा कठोर बना दो। ऐसा नहीं है कोई भी चलता फिरता H1B लेकर जो है वो अमेरिका आ जाए। तो इसके नियमों को कठोर बनाने का रुख जो है किसका रहता है? वो डोनाल्ड ट्रंप का रहता है। तो इस मामले के अंदर तो जो है डोनाल्ड ट्रंप के को अगर देखें और भारत को देखें तो इस मामले के अंदर जरूर अपन को लगता है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के प्रति थोड़े से क्या हो सकते हैं? कठोर हो सकते हैं। लेकिन हालांकि दूसरे बहुत सारे मामले हैं जिनके अंदर सही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का चुनना, ये जो कल इलेक्शन आया ना, रिजल्ट हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव हुआ है वो इस दुनिया के लिए मतलब एक बहुत अच्छी खबर है। इससे ज्यादा अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती। बहुत सारी बुरी खबरें चल रही थी और उसके बीच में एक अच्छी खबर है, और वो क्या है? वो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव है। इंडिया के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पर हमारे लिए कुछ समस्याएं भी हो सकती है। जैसे कहां पर समस्या हो सकती है? H1B के अंदर समस्या हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ट्रेड को लेकर जो है वो सेंसिटिव है कि बाहर से सामान आए तो सामान नहीं आना चाहिए, सामान को थोड़ा सा रोको, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो वो टैक्स वगैरह के ऊपर हो सकता है कि वो टैक्स वगैरह लगाए, तो अपने एक्सपोर्ट्स को थोड़ी बहुत समस्याएं जो है वो हो सकती है। तो ट्रेड के फ्रंट पर, व्यापार का जो फ्रंट है उसके ऊपर हमको थोड़ी बहुत चुनौतियां देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी पोजीशंस ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो हमको काफी सहूलियत मिलेगी। जैसे क्या सहूलियत हो सकती है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी एक पॉलिसी बहुत सही है, और वो कहा कि मैं युद्ध को सपोर्ट नहीं करता, वॉर को सपोर्ट नहीं करता। और वॉर को सपोर्ट नहीं करे, ये जो वॉर चल रही है, जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, इधर इजराइल पैलेस्टाइन का जो युद्ध है उसको लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और वो तो 2022 से चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वाला। तो अगर ये वॉर खत्म होती है तो वॉर खत्म होने का भी फायदा किसको होगा? पूरी दुनिया को ही होगा। दुनिया के अंदर अगर वॉर खत्म हो तो ट्रेड वगैरह बहुत आसानी से किया जा सकता है। इंडिया के पिछले कुछ समय के अंदर, जब से वो जो बाइडेन की सरकार थी, तो भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी बहुत समस्याएं जो है देखने को मिल रही थी कि भाई अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा था कि भाई जैसे अमेरिका ने पहले भारत को, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो अमेरिका ने भारत को कहा कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, जबकि हमने कहा कि नहीं, हम तो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, अगर सस्ता मिल रहा है तो खरीदेंगे, जहां से सस्ता मिल रहा है हम तो वहां से खरीदेंगे। अब अमेरिका को यह बात पसंद आई नहीं तो वो क्या करेंगे? वो आप पर दबाव बनाने की कोशिशें करेंगे। और अमेरिका क्या सीधे सीधे काम करता नहीं है, उनके बहुत सारे डीप स्टेट्स हैं, और वो डीप स्टेट जो है आपके देश के अंदर किसी न किसी प्रकार की अस्थिरता को क्रिएट करने की कोशिशें करते हैं, जैसा कि उन्होंने बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश के अंदर सब ठीक ठाक चल रहा था और उनको शेख हसीना पसंद नहीं आई कि साहब ये सही नहीं है, ये अपने लिए ठीक नहीं है तो क्या करो? आंदोलन करवाओ, और आंदोलन करवा कर उसको सत्ता से हटा दिया। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यक्ति को सत्ता से क्या करवा दिया? हटा दिया, और एक ऐसे कठपुतली आदमी को लाकर वहां पर बिठा दिया कि भाई ये कठपुतली चलाएगा। ये कौन है कठपुतली? इसको किसने चुना? चुना होना कुछ नहीं, ये यूं ही चलाएगा। अरे ये क्या तरीका होता है? इसको नोबेल पुरस्कार दिया हुआ, तो नोबेल पुरस्कार देने वाले तुम, नोबेल पुरस्कार देने वाले भी तुम, चुनने वाले भी तुम, और राज किस पे करेगा? वो वहां के लोगों पर। जबकि वहां के लोग जो है वो नोबेल पुरस्कार मिलना एक अलग बात है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना एक अलग बात है, दोनों के अंदर बहुत अंतर है। तो इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स है उनको टॉपल करना, ये अमेरिका की पिछले कुछ समय से जो है पॉलिसी बन गई थी। और उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल था वो था बराक ओबामा का। मतलब पिछले 4 साल से लगता तो ऐसा था कि भाई राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, लेकिन राष्ट्रपति वाकई में कौन था? बराक ओबामा। पीछे से सब कंट्रोल जो है बराक ओबामा। अभी भी कमला हैरिस अगर जीत जाती तो कमला हैरिस नहीं जीतती, जीता कौन? बराक ओबामा। कि उसको भी, वो भी उसकी स्ट्रेटेजी थी कि कमला हैरिस को किस तरीके से आगे लाया जाए और इसको जो है किस तरीके से राष्ट्रपति बनवाया जाए। ये सब पूरा खेल जो है कौन खेल रहा था? ये बराक ओबामा। क्योंकि उसको ये पता था कि देखो बराक ओबामा को कि डेमोक्रेट पार्टी है, पार्टी के अंदर अगर जाकर लोगों से कहोगे कि भाई कमला हैरिस को जो है वो अपन राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दे तो पार्टी के लोग मानेंगे नहीं। तो उन्होंने पहले किसको आगे रखा? जो बाइडेन को, कि जो बाइडेन को पार्टी का नॉमिनी होना चाहिए, पार्टी का नॉमिनी जो बाइडेन है। और फिर जैसे वो पार्टी का नॉमिनी चुन लिया गया, फिर कहा कि नहीं जो बाइडेन की तो तबीयत खराब है, ये तो बूढ़ा हो गया, अब इसको तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हटाओ और किसको लाओ? कमला हैरिस को जाओ। और कमला हैरिस को सामने लाकर उन्होंने वो पूरा एक खेल रचने की कोशिश की। और अगर वो जीत जाती
तो पीछे से कंट्रोल करने वाला काम कौन करे? बराक ओबामा। और बराक ओबामा की जो है ये बहुत बड़ी पॉलिसी होती है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप किया जाए। तो भारत के अंदर भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, भारत की एकता अखंडता को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर सकते थे अगर कमला हैरिस वहां जीती। अपन तो खुश होते भारतवंश भारतीय मूल की है जी, इसका ननियाल तो यही है। तो ननियाल और क्या, वो तो सिर्फ दिखावा है, वो तो सामने एक मुखौटा है, बाकी असली सत्ता तो बहुत दूसरे लोगों के पास में है। और वो जो सत्ता के खेल है वो बहुत खतरनाक है। और फिर वो लोग जो काम करते हैं वो पूरा काम करते हैं वेपन इंडस्ट्री के दबाव में। डेमोक्रेट्स जो पिछले 4 साल उन्होंने देखे, तो पिछले 4 साल किसके दबाव में काम कर रहे हैं? वो वेपन इंडस्ट्री। भाई ये युद्ध चल रहे हैं, तो युद्ध क्यों चल रहे हैं? युद्ध कौन चलाता है? युद्ध जो है वो चलाती है वेपन इंडस्ट्री। आप कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी हो, और मेरी कंपनी बनाती है हथियार, वेपन्स बनाती है, तो वेपन बनाती है तो वेपन के खरीदार भी तो होने चाहिए। तो कस्टमर कहां से लाओगे वेपन के? तो वेपन की डिमांड क्रिएट करो। वेपन की डिमांड कैसे क्रिएट होती है? वॉर से। तो युद्ध हो तो आनंद आएगा ना, और युद्ध नहीं हो रहा, शांति चल रही, फिर क्या मतलब है? अब प्रधानमंत्री मोदी जाके वहां कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो शांति का काल है, ये तो जो शांति का समय, इस समय युद्ध नहीं बुद्ध की बात करो। आप भले ऐसी चर्चाएं कर लो, लेकिन जो वेपन बेचने जिनको, वो बुद्ध की बात नहीं करेंगे, वो तो किसी बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे। और वो चाहेंगे कि युद्ध लंबा चलना चाहिए। यूक्रेन वालों को कहेंगे तुम युद्ध ले लो। और यूक्रेन वालों को तो उन्होंने क्या खेल खेला हुआ है इधर आईएमएफ से उधार दिलवाते हैं। आईएमएफ जो है पैसे उधार देता है। आईएमएफ से सबसे ज्यादा उधार लेने वाला देश कौन है? यूक्रेन। और यूक्रेन फिर सारे हथियार कहां से खरीदता है? अमेरिका से। अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, अमेरिका उसको हथियार देता जा रहा है और उधार भी देता जा रहा है। दोनों काम जो है वो ये जा रहा है। और कह रहे हैं तुम रशिया से लड़ते रहो, और रशिया से लड़ते रहो तो रशिया को भी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर बाद में कहेंगे रशिया तुम्हें भी चाहिए हो तो तुम्हें भी हम दे सकते हैं, पर तुम लड़ते रहो। अब रशिया वाले नहीं ले रहे हैं तो इजराइल वालों को कहो तुम ले लो, तुम लड़ो। तुम नहीं लड़ रहे हो तो किसी और को दे देंगे, उसको लड़ाई। तो ये लड़ाई करवाने का काम जो है वो किसका है? वो अमेरिका के, ये जो डीप स्टेट इसको बोलते हैं, डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट जो है उस तरीके के कार्य करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से इन सब लोगों की क्या हो गई? बहुत हार हो गई। कल का दिन उनका बहुत मायूसी में गुजरा है। उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अपने इतना सब रचा, ये सब खेल रचा, और ये सारा खेल जो है एक साथ जनता ने कर दिया ध्वस्त, और जनता ने ध्वस्त करके सारे प्लान खराब हो गए। अब अगर अपने दृष्टिकोण से देखें तो भाई देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति है तो किसके बारे में सोचेगा? अमेरिका के बारे में सोचे तो इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री भारत के बारे में सोचे, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में ना सोचकर भारत का हित सोचता है तो दिक्कत है, तो बड़ी दिक्कत है। वो अपने खुद का फायदा सोचते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसका हित सोचे? भारत का हित सोचे तो दिक्कत हो जाती है। तो पिछले कुछ समय के अंदर आपको ये देखा होगा, जब से बांग्लादेश के अंदर ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद में इंडिया का झुकाव जो है वो रशिया और चाइना की तरफ बढ़ गया। नहीं दिखा ऐसा? न्यूज पढ़ते हो, न्यूज वगैरह? ब्रिक्स की समिट हुई, भारतीय प्रधानमंत्री चाइनीज राष्ट्रपति से मिले। ये कोई सामान्य घटना नहीं है भाई। कितने सालों से आप नहीं मिल रहे हो, आपके बॉर्डर क्लैश हुए हैं, आपके तो झगड़े हुए हैं, और उसके बाद में आप उनसे मिल लिए, कैसे मिल लिए? तो वो इसलिए, और फिर आपने वो बॉर्डर की जो समस्या है उस समस्या को भी हल करने की पूरी कोशिशें की। और क्यों की है? क्योंकि आपको ये डर है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिकन जो है वो और ज्यादा हावी हो जाएंगे, और अमेरिकन आपके देश के अंदर भी इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा किया है, बांग्लादेश में किया है। तो इन अमेरिकन पे दबाव डालो। अमेरिकन पे दबाव कैसे डलेगा? इन पे दबाव डाल सकता है चीन। तो अपन जैसे जाके चीन के साथ खड़े दो कि इधर फोटो खिंचा रहे हैं, देख लो। तुम करोगे तो हम ज्यादा, तुम अगर हमारे ऊपर दबाव डालोगे तो हमें इनकी तरफ पुश करोगे, और हमें इनकी तरफ पुश करोगे तो फिर हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्रिक्स। तो उस ब्रिक्स को अपन ने फिर बड़ा और करवा दिया। तो हम रशिया भी गए, रशिया जाकर आप पुतिन से भी बात कर रहे हो, आप ईरान के प्रधानमंत्री है उससे भी बात कर रहे हो, ईरान का राष्ट्रपति उससे भी बात कर रहे हो। ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि अमेरिका पर दबाव डाला जा सके। और अमेरिका पर दबाव क्यों डालने की जरूरत है? क्योंकि वो आपको जो है वो दिख नहीं रहा है, वैसे कार्य कर रहे हैं। अमेरिकन डीप स्टेट जो है डिवाइड करने की कोशिश है उनकी। जैसे अमेरिका का एक जिस व्यक्ति को बांग्लादेश के अंदर सारे कार्य करने के लिए जिसको ये माना जाता है, जो मास्टरमाइंड है बांग्लादेश का, वो भारत आया एक बार, और भारत आकर दिल्ली उतरा, और दिल्ली उतरते उसने फ्लाइट पकड़ी, और फ्लाइट पकड़ के वो चला गया सीधे तमिलनाडु। गया वहां कुछ लोगों से मिला, वापस फ्लाइट पकड़ी और चला गया। उसके जाते ही 10 दिन के अंदर वहां पर एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हो गया, एक आंदोलन शुरू हो गया। किसके विरुद्ध? हिंदी के विरुद्ध। कोई लेना देना नहीं है हिंदी भाषा का, ऐसा कोई हिंदी भाषा का इंपोजिशन हो रहा हो और कुछ लेना देना नहीं है। एकदम से लोग जो है खड़े हो गए, नहीं हिंदी हमें नहीं चाहिए, हिंदी हमें नहीं चाहिए। अरे कौन ला रहा है तुम्हारे ऊपर हिंदी? वो ला रहा है, वो बाहर से आके वो छेड़ के गया उनको कई फंडिंग की जाती है, बहुत सारे लोगों को फंडिंग की जाती है। तो पैसे लो और लोगों को भड़काओ ताकि लोग आए
सड़क पर, और जब लोग सड़क पर आएंगे तो फिर विरोध प्रदर्शन होंगे तो फिर अमेरिका जो है, अमेरिका में फिर लोग बैठे हैं, वो इस मामले को और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे, उसको और ज्यादा हवा देंगे तो भारत पर और ज्यादा दबाव बनेगा। फिर अगर सरकार ने उनके विरुद्ध रुख ऐसा अपना लिया कि नहीं हम तो इनको जो है वो उखाड़ फेंकेंगे, अगर सड़क पर आकर ज्यादा पंचायती करोगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कैसे डील करते हैं हमें पता है, तो अगर आप ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करोगे तो कहेंगे अरे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और मानवाधिकारों का हनन तो अकेला अमेरिका ही कर सकता है और किसी के पास में इसकी छूट नहीं है। तो फिर वो आपके देश के अंदर सैन्य हस्तक्षेप नहीं करें तो और कई प्रकार के हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा किया है, बांग्लादेश में किया है। तो ये जो युद्ध का काल है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए, या इंडिया को जो अनईजीनेस अभी फील हो रही है इंडिया यूएस रिलेशंस में, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले काफी सालों से अच्छे हो गए थे, मतलब 2005 के बाद से इंडिया और ऐसा कहा जाता है भारत यूएस रिलेशंस में गोल्डन एरा चल रहा है कि अपने कोई समस्या है ही नहीं, छोटे मोटे हैं तो कोई भी दो देश होंगे तो ऐसा नहीं होगा सब चीजें बढ़ेंगी, कुछ चीजों में नहीं भी बढ़ेंगी, लेकिन वो ऐसी चीजें जिनको आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। ट्रेड वगैरह की चीजें होती हैं इनको तो बहुत आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, गिव एंड टेक है, वो अपन को कुछ देंगे अपन उनको कुछ देंगे तो बात सेटल हो जाएगी। लेकिन आप देश के पूरी सत्ता को टॉपल करने की कोशिश करो, देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करो, तो उसका फिर कोई इलाज जो है इलाज नहीं होता है। और वो जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का चुनना जो है वो दुनिया के लिए क्या बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, और भारत के लिए तो और भी शानदार है। और उसमें दो पक्ष है, एक पक्ष तो उसको ये देखा जाना चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप चुना गया, और दूसरा पक्ष ये भी देखा जाना चाहिए कि कमला हैरिस नहीं चुनी गई। दूसरी अच्छी बात क्या हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का चुनना एक बात है और कमला हैरिस का ना चुनना ये और भी अच्छी बात है, कि अगर कमला हैरिस चुनी जाती तो आपको ऐसा दिखाई देता कि स्थितियां आपके यहाँ पर लगातार और खराब होती रहती है। खालिस्तान के ये जो पंगे चल रहे हैं ना, ये धीरे धीरे और बढ़ते, ये जो धीरे धीरे आपके और बढ़ते, आपके जितने डिविजन्स कर सकते हो इस देश के अंदर, जितने डिवीजन, और देश तो अपना ऐसा डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है जहां पर आप किसी प्रकार का डिवीजन करवा दो, लैंग्वेज के नाम पर करवा दो, रीजन के नाम पर करवा दो, कास्ट के नाम पर करवा दो, धर्म के नाम पर करवा दो, किसी नाम पर लोगों को लड़ा दो, रेस के नाम पर लड़ा दो। उधर मणिपुर के अंदर रेस के नाम पर लड़ रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मणिपुर में लोग यूं लड़ रहे हैं? इतने सालों से वहीं रह रहे हैं, वही मैतीज हैं, वही कुकीज हैं, वही नागाज हैं, वो इतने सालों से वहां रह रहे हैं, और एकदम से वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। मैतेई को दिख जाए तो कुकीज को और उनको नागाज को लगता है मैतेई हमारे सामने तो है उसको मार देंगे, और मैतेई को लगा तो नागा हमारे सामने आ जाए हम उसको मार देंगे। तो ये ऐसे एकदम से क्या हो गया इनके, ये तो ये एकदम से हुआ नहीं है, ये किया गया है ताकि आपके देश के अंदर अनस्टेबिलिटी बढ़े, और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर से पंचायती करने का मौका मिलेगा, फिर वो हथियार देंगे उनको, सीधे देंगे या किसी दूसरे तरीके से देंगे। तो इसलिए हमारा जो उनके साथ में बड़ा समस्या है, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अगर अच्छी बातें तो बहुत सारी है, लेकिन जो समस्या वाली बात है वो कौन सी है, वो ये H1B वीजा की समस्या जो है वो है कि अब अमेरिका में इंडियंस जो रह रहे हैं उनको एक कुछ समस्याएं जो है वो आ सकती है।